फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सीईटी 10+2 वालों के लिए और जो ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस सीईटी में आपके नए टॉपिक्स जुड़े हैं, जिनमें से एक टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये है ना, अभी आपको कोई भी वीडियोस में प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर माही एकेडमी 07 जो आपके साथ शुरू से लास्ट तक रहेगी, हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है सीपीआर। चलिए जीरो से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीपीआर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कब दिया जाता है सीपीआर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें से, ये सारी बारीक से बारीक जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा, जिससे जो भी वीडियोस नया बनेगा, जो भी नई जानकारी आएगी, वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो आप पीछे तो रहने वाले हो नहीं है, आपको आगे रहना है। और आगे ले जाने के लिए आपके साथ माही एकेडमी 07 बिल्कुल खड़ी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये सीपीआर क्या भला है। तो बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। अपना पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए, नोट्स बना लेना इसमें। चलिए देखते हैं क्या है सीपीआर। नया टॉपिक है तो क्यों जोड़ा है और इसका क्या कारण हो सकता है, क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पे देखना। सीपीआर, सीपीआर क्या है? पहला ही क्वेश्चन आता है कि सीपीआर क्या है। सी फॉर होता है कार्डियो। क्या होता है? सी फॉर कार्डियो। पी फॉर होता है पल्मोनरी। क्या होता है? पल्मोनरी। ये धमनी होती है, पल्मोनरी। उसके बाद में आता है आपके पास आर। आर फॉर होता है रेस्क्यूसेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेस्क्यूसेशन। ठीक है, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन। ओके, क्लियर है? फुल फॉर्म क्लियर हो गई है? आगे देखो, ये है क्या? यह एक प्राथमिक उपचार तकनीक है, एक टेक्निक है जो फर्स्ट टाइम पे यूज की जाती है जब कोई रोगी है और वो सांस की बीमारी से पीड़ित है, तब उसको सीपीआर दी जाती है। यानी कि ये एक प्राथमिक चिकित्सा का भाग है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? देखिए, लिख भी लेना इसको साथ के साथ। उपयोग इसका कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की सांस या हृदय की धड़कन बंद हो जाए, मतलब हल्की हल्की से उसको है ना सांस आना बंद हो गई है और हृदय की धड़कन है वो ब्लॉक हो चुकी है, तब इसका यूज किया जाता है। और कैसे करते हैं वो भी मैं आपको भाई प्रैक्टिकली समझाऊंगा सब। ठीक है, आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले इसकी थ्योरी लिख लो आप, थ्योरेटिकल समझो फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। प्रश्न कहाँ से आते हैं वो भी देखेंगे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। क्या करना? मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क जुड़ा हुआ है हृदय से। ठीक है, तो मस्तिष्क और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना इसका उद्देश्य रहेगा। क्योंकि अगर मान लो सांस नहीं आ रही है, हृदय की धड़कनें नहीं चल रही है, तब ये सीपीआर दिया जाता है, ताकि जो रक्त है वो तुरंत पहुंचे मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क का काम क्या रहता है? तंत्रिका तंत्र है, ये सभी जो बॉडी के पार्ट्स है उनको ये क्या करता है? आदेश देता है। इसी कारण से हम जब व्यक्ति को सांस नहीं आए या उसकी हृदय की धड़कन नहीं चले, तब उसको सीपीआर दी जाती है। ठीक है, अब अगला क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सीपीआर कब दे, कि भाई इसकी जरूरत कब पड़ेगी। तो देखिए, इसके 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सीपीआर कब दे? पहला पॉइंट है व्यक्ति बेहोश हो तब सीपीआर दी जाती है, यानी अचेतन है, वो बेहोश हो रहा है, बेहोश हो चुका है वो, उसको तब सांस लाने के लिए उसको सीपीआर दी जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा?
सीपीआर कब दे, उसमें पहला पॉइंट हो जाएगा व्यक्ति बेहोश हो तब। सेकंड नंबर, सांस न ले रहा हो या असामान्य हो। सांस न ले रहा हो यानी कि उसको है ना सांस लेने में है ना उसको तकलीफ हो रही हो, एकदम से है ना सांस लेने की कोशिश कर रहा हो पर उसको है ना सांस नहीं आ रही हो, और असामान्य सांस ले रहा हो यानी कि तेज 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 ले रहा हो और प्रॉब्लम आ रही हो उसको बहुत ज्यादा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तब ये सीपीआर देना चाहिए। थर्ड, नाड़ी यानी कि जो पल्स होती है ना, ये पल्स ऐसे जो डॉक्टर नापता है, ठीक है, ये पल्स इस नाड़ी यानी कि नाड़ी जो पल्स बोलते हैं वो महसूस ना हो, ये ना पता ही नहीं चलता कि ये नाड़ी भी ब्लिंक कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो कब दी जाती है सीपीआर? पहला, व्यक्ति बेहोश हो तब, दूसरा, सांस न ले रहा हो या असामान्य सांस हो तब, और तीसरा, नाड़ी या पल्स महसूस ना हो तब। सीपीआर में हम अगला पॉइंट जानते हैं कि अगले पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक CAB आता है, उस CAB की फुल फॉर्म क्या है, होता क्या है वो CAB, यानी कि जो अपना ये थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप में होता क्या है, प्रक्रिया क्या है, चलिए देखते हैं। आइए, थर्ड स्टेप है, इसका नाम है CAB। जो सीपीआर देते हैं ना उस समय हमको ये 3 स्टेप का जरूर ध्यान रखना है CAB का, और उसमें से C4 होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है छाती दबाना। देखो प्रैक्टिकली समझो, कोई व्यक्ति है उसको सांस नहीं आ रही है, वो लेटा हुआ है, तो ये हाथ ये रखा, दूसरा हाथ ये रखा, और उसकी है ना छाती प्रेस की जाती है, उसकी जो चेस्ट है ना उसको यूं दबाया जाता है बहुत तेजी तेजी से, ठीक है, और कम से कम है ना इतना हिस्सा अंदर तक जाना चाहिए, तो वो होता है कंप्रेशन यानी दबाना। और C4 कंप्रेशन हो गया यानी छाती को दबाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया है, ये घरेलू है, घरेलू कार्य है, ये कहाँ तक के लिए है, जब तक हॉस्पिटल वो ना पहुंच जाए तब तक ये चीजें करनी है, और ये बार बार करनी चाहिए, ठीक है। सेकंडों का भी गैप नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, और तेजी तेजी से करनी चाहिए, इसको बोलता है C4 कंप्रेशन। अब आता है ए का मतलब क्या होता है, ए होता है एयरवे। एयरवे का मतलब होता है वायु मार्ग। मान लो कि इसमें आप थक गए हो तो फिर क्या करते हैं, उसकी जो गर्दन है उस गर्दन को आप ऐसे पीछे करिए, पीछे करोगे तो ये चिन होती है ना ठोड़ी, ये ऊपर चली जाएगी, उसके बाद में हवा आएगी, बहुत ज्यादा तेजी से आएगी, उसको है ना मार्ग मिल जाएगा हवा को नाक के द्वारा और फिर मुंह के द्वारा, तो वो जल्दी प्रवेश करेगी शरीर के अंदर। तो इससे क्या होगा, उसको श्वसन क्रिया लेने में या श्वास लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, और डॉक्टर जब तक आएंगे या फिर वो डॉक्टर के पास जब तक उसको लेके जाएंगे तब तक वो जीवित रह सकता है। इसको बोलते हैं ए फॉर एयर मार्ग, जो वायु द्वार, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है बी फॉर आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है कृत्रिम श्वसन देना। एक तो हम ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, एक दूसरे के द्वारा हमारे शरीर में श्वसन का प्रवेश करवाना, उसको बोलते हैं कृत्रिम श्वसन। अर्थात कैसे, आपने मूवीज में भी देखा होगा या फिर कोई सीरियल में भी देखा होगा या लाइव भी आपने देखा होगा, क्या होता है, व्यक्ति बेहोश है, ठीक है, या फिर पानी में डूब गया है, तो ये पानी के डूबने वाले को बचाने के लिए ये किया जाता है कृत्रिम श्वसन। वैसे ही ये सेम सीपीआर में भी करना होता है। अगर मान लो कि आप ये 2 प्रक्रियाओं से थक गए हो तो तीसरी प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी नोज होती है ना नाक, उसको पहले तो व्यक्ति को नीचे लिटाया जाता है, फिर उसकी नाक को प्रेस किया जाता है ताकि वो बंद हो जाए, और फिर उसका मुंह खुल जाता है, और मुंह खुल जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उसको, लेटे हुए व्यक्ति को मुंह से मुंह के द्वारा श्वसन क्रिया करवाता है, और वो हर 1 सेकंड में है ना तेज तेज श्वसन करवाता है, ताकि वो ना उसके अंदर एकदम इलेक्ट्रीफाई तरीके से सांस चले जाए, यानी कि कृत्रिम सांस को वो प्रवेश करवाता है। नेचुरल वाली तो जा चुकी होती है, कृत्रिम के द्वारा नेचुरल को लेकर आता है बाहर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया CAB स्टेप। क्लियर से समझ में, क्लियर आ गया होगा ना, एकदम से आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। CAB में है ना एक अनुपात आएगा कि भाई कितना तो हम C यानी कंप्रेशन दें और कितना हम उसको ब्रीथिंग वाला दें, तो इसका एक रेशियो रहता है, एक अनुपात रहता है कि सबसे ज्यादा हमको है ना C यानी कंप्रेशन दिया जाना चाहिए, कंप्रेशन ही देते हैं हम सबसे ज्यादा, क्योंकि ना कोई सोचता नहीं है उस टाइम पे इस तरीके से ना छाती को प्रेस किया जाता है, तो इसीलिए कंप्रेशन का अनुपात ज्यादा रहेगा और ब्रीथिंग का कम रहता है। तो वो कौन सा अनुपात रहता है, अगला स्टेप आता है 4th स्टेप।
फोर्थ स्टेप में है सीपीआर अनुपात, जो रहता है 30:2। 30 रहेगा कंप्रेशन का और 2 रहेगा एयरवे का, यानी वायु मार्ग के द्वारा श्वसन का। ठीक है, अब अपने पास आता है अगला स्टेप 5th नंबर का, ये है एईडी। भैया एईडी क्या है? एईडी का मतलब होता क्या है? ए फॉर क्या होता है, ई फॉर क्या, डी फॉर क्या? क्या एक मशीन है क्या? अब एक बात बताओ, आप कोई व्यक्ति है जो बार बार की में है ना, ये इस तरीके से सीपीआर दे रहा है, छाती दबा रहा है, एयर मार्ग से भी दे रहा है, वायु मार्ग से भी दे रहा है, नासा द्वार से भी दे रहा है, मुंह से भी देने की कोशिश कर रहा है, ये तीनों उसने है ना स्टेप फॉलो कर लिए हैं, बट वो व्यक्ति ही तो है, थकेगा नहीं क्या? वो थक जाएगा। क्या पता कि लंबी दूरी हो, वो व्यक्ति बच भी पाए या नहीं पाए जिसको हम सीपीआर दे रहे हैं, और वो दूसरा जो दे रहा है वो अकेला थक जाता है। तो उसको थकने से बचाने के लिए एक मशीन आती है, जो वो मशीन है एईडी, और ये मशीन क्या करती है? सेम ये सीपीआर का कार्य करती है। मतलब मनुष्य के द्वारा तो दिया जाएगा ही, लेकिन मशीन भी जनरेट हो गई है, उससे वो डॉक्टरों के पास भी मिलती है, और अगर नॉर्मल व्यक्ति के पास हो जो डॉक्टर नहीं है, वो भी खरीद के रख सकता है। ये सीपीआर के लिए काम में आती है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो मूवीज में बताते हैं, उसमें क्या होता है, वो प्रेस होते हैं ना अपने, प्रेस आयरन, उसकी तरह छोटे छोटे से सॉकेट्स होता है वो। ठीक है, उनके अंदर वो जेल सी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट पर उसको ऐसे रब करके उस चेस्ट पर है ना प्रेस किया जाता है बार बार। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, और उससे क्या है कि व्यक्ति एकदम उठता है ऊपर, एकदम तेजी से उठता है। ऐसे इस तरीके से ना ये लेटा हुआ है ना, तो यूं देखे तो वो यूं उठता है तेज तेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जाता है एकदम से। तो वो 10 आदमियों के बराबर एक मशीन काम कर देती है, उसका नाम है एईडी मशीन। ये एईडी मशीन किसके काम में आती है? सीपीआर देने के काम में आती है। तो देखो इस एईडी मशीन का फुल फॉर्म, एईडी क्या है? ए फॉर होता है ऑटोमेटेड, यानी कि ऑटोमेटिक रूप से। ठीक है, ऑटोमेटिक, इसको है ना अपन जनरेट नहीं करेंगे, मशीन के द्वारा, मशीन जनरेट होएगी बिजली के द्वारा, और ये इलेक्ट्रीफायर का भी काम कर रही है ये। क्लियर? तो हो जाएगा ए फॉर ऑटोमेटेड। ठीक है, उसके बाद में आएगा ई का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी रूप से। एक तो सांस आ रही है अंदर, एक आ रही है बाहरी रूप से, प्रेशर आ रहा है, बाहरी रूप से दबाव डाल रही है वो छाती पे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद में आता है डी फॉर होता है डेफिब्रिलेटर। तो एईडी का मतलब हो गया, ए फॉर हो गया ऑटोमेटेड, ई फॉर हो गया एक्सटर्नल, और डी फॉर हो गया है डेफिब्रिलेटर। क्लियर है? ये फुल फॉर्म जरूर आएंगी, एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको उतार लीजिए। अब देखिए लास्ट स्टेप हम इसका जानने की कोशिश करते हैं, और लास्ट स्टेप है छठा, और छठे नंबर पर हम देखेंगे कि इसके फायदे। ये जो सीपीआर दिया जाता है तो इसके फायदे क्या है? नुकसान तो कुछ है नहीं है, फायदा जरूर है इसका। और उस फायदे में हम क्या क्या देखेंगे कि इससे बचत होती है तो कैसे होती है, किसी व्यक्ति का बचाव होता है तो किस प्रकार से होता है। देखिए सीपीआर, पहला पॉइंट आएगा इसका, व्यक्ति में सांस और नाड़ी वापस आ जाए। भाई फायदा ये है, हम देते क्यों है, इसका क्या फायदा है? जिससे जो देता है ना व्यक्ति, उससे क्या होता है, व्यक्ति के देने से उस दूसरे व्यक्ति में जिसको सीपीआर दी जा रही है उसकी सांस आ जाए और उसकी नाड़ी वापस से आ जाए। जो नाड़ी बताया था ना इस तरीके के नाड़ी, तो वो वापस से आ जाए। दूसरा है चिकित्सा सहायता पहुंच जाए, या तो डॉक्टर वहां पे आ जाए या फिर वो व्यक्ति जो रोगी है वो डॉक्टर तक पहुंच जाए। इसीलिए एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घर से और डॉक्टर के यानी कि हॉस्पिटल तक के जाने के जो बीच की प्रक्रिया होती है, उस बीच की प्रक्रिया में व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, वही बचाव सीपीआर कहलाता है। तो ये हो गई है फुल डिटेल सीपीआर के बारे में, और एक एक चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी, जान ली होगी। ऐसे ही एक नया टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है फर्स्ट एड किट, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा सहायता। उसको भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। हर हर महादेव।